हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका लेक्चर 4 है। और जो हम लोगों की सीरीज चल रही है स्टडी जीके का, उसका स्टडी जीके का पार्ट आज 4 आने के लेक्चर 4 हम लोग स्टडी करेंगे। जिन भाइयों ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 को नहीं देखा है वह सबसे पहले 1, 2 एंड 3 को देखें, उसके बाद आप 4 को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कि राजनीति में किसको अपना गुरु माना था, तो उसका जो राइट आंसर है वह गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है कि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। चलो ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? MG रांडे को। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को माने और गोपाल कृष्ण गोखले ने MG रांडे को माने। ठीक है, MG रांडे पेशे से क्या थे? एक जज थे। पेशे से वह एक वकील थे, यानी कि एक जज थे। उसके बाद MG रांडे को महाराष्ट्र का सुकराता कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र का सुकराता किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकराता MG रांडे को कहा जाता है, जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। महात्मा गांधी को विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो महात्मा गांधी को किसने माना था? विनोबा भावे ने माना था। सुभाष चंद्र बोस ने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था। चलो ठीक है, CR दास को राजनीतिक गुरु किसने माने थे? सुभाष चंद्र बोस ने। बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक हैं। कि भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद के जनक है वह कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट ऑफ इंडिया, एक बुक है अनरेस्ट ऑफ इंडिया में बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का पिता कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ है वह आपका 1974 में हुआ है और उसका जो कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है। भारत में पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्या नाम था बाबू? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, 18 मई 1974 को पोखराना में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। कहाँ पर किया गया था बाबू? पोखरन में। पोखरन कहाँ पर पड़ता है आपका? राजस्थान का एक प्लेस है पोखरन, वहाँ पर परमाणु टेस्ट किया गया था। 1974 पहला परमाणु टेस्ट था जिसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। ठीक है, इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, प्रथम परमाणु बम परीक्षण डॉक्टर राज रमन्ना एवं DP अयंगर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? राज रमन्ना एवं DP अयंगर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, भारत में दूसरी परमाणु परीक्षण 11 मई से 13 मई 1998 को हुआ। ठीक है, 1998 में परमाणु परीक्षण को शक्ति 1998 के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स कि जो सेकेंड टाइम हुआ आपका परमाणु परीक्षण, उसका जो कोड था नाम वह क्या था? शक्ति 98। ठीक है, पहला का था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का शक्ति 98। ठीक है, 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। कि जो पहली बार 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ उसमें केवल ईंधन के रूप में आपका प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। 1998 में संवर्धित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, जो आपका परमाणु हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ड्यूटेरियम वाली भारी जल का प्रयोग किया जाता था। चलिए ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण जुलाई 1945 में USA ने किया था। ताकि क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे पहले परमाणु परीक्षण किसने किया था? तो किसने किया था बाबू? तो उसका जो नाम है अमेरिका।
ठीक है। वर्ल्ड में सबसे पहले परमाणु परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन विजय, आपका एक नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। कब? 1999 में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन, कितना जोन है आपका? आज जो 17 नंबर का जोन है, 17वां जो जोन है उसका नाम बताइए। उसका नाम रखा गया था 17वां जोन का कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत रेलवे के 17वें रेलवे जोन को कलकत्ता मेट्रो कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? कलकत्ता मेट्रो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। चलिए, कलकत्ता मेट्रो रेलवे 29 दिसंबर 2010 को 17वें रेलवे जोन बना। मतलब कि जो कलकत्ता मेट्रो था उसको जोन कब घोषित किया गया था? 29 दिसंबर 2010 को। ठीक है, भारत का 18वां रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। ठीक है, चलिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था और उसमें जो आपके गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड कर्जन। गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। देखिए, भारतीय रेलवे से कुछ बात समझ लीजिए। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार आपका रेल का संचालन हुआ मुंबई टू ठाणे। कहाँ से चला था बाबू? मुंबई टू ठाणे। चलिए, ठीक है, और 1853 में जो आपका गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जो जनक है वह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नाम दिया है आपका एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, एबेकस एक प्राचीन गणन यंत्र है। क्या नाम है? एबेकस एक प्राचीन गणन यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन के बेबीलोन में अंकों का गणन के लिए किया जाता था। ठीक है, पास्कलाइन कंप्यूटर फ्रांस में कहाँ पर बनाया गया था? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत आंतरिक गणन यंत्र का नाम है मार्क 1, कि जो कम्प्लीटली आपका इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहा था उसका नाम क्या है? मार्क 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है आपका ब्लेज पास्कल। पास्कल जो होता है वह प्रेशर का एसआई यूनिट भी है। प्रेशर मतलब दाब होता है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका पास्कल होता है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं? एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो दौरा था 1940 से 1956 था। इसमें किस चीज़ का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी का जिसे बोलते हैं IT। थर्ड में जो आपका था इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग किया गया था। फोर्थ में आपका LSI लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल उपयोग किया गया था। और 5 में जो है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये सब जितना भी आपका है कि पहला पीढ़ी में जो क्या उपयोग किया गया था, सेकेंड पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था, कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 27 अगस्त 1947 कब बाबू? 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। यह जो कथन था वह कथन था गोविंद वल्लभ पंत का। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत ने
गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत का संवैधानिक सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुना गया था। कि गोविंद वल्लभ पंत जो है उसको कहाँ से इलेक्ट किया गया था, तो वह यूपी से इलेक्ट किया गया था। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। या यूपी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय हिंदू मुस्लिम फारसी सिख आंग्ल इंडियन भारतीय ईसाई अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को जगह मिली। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जो आपका संविधान सभा था उसमें कितनी महिलाएं थी? तब 15 महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा में 296 सदस्यों में से 208 मुस्लिम लीग 15 एन दलों के लोग थे। ठीक है, 208 जो था आपका कांग्रेस था, मुस्लिम लीग 73 था और 15 आपका एन दलों से था। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापित शैली है? तो वास्तुकला की जो आपका द्रविड़ स्थापित शैली है वह है आपका हम्पी में। हम्पी जो थी वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। और जो विजयनगर था वह तुंगभद्रा नदी के तट पर लोकेटेड है। अभी इसका जो लोकेशन है करंट में वह आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यहाँ पर आपका एक जलप्रपात है जिसे बोलते हैं गरसप्पा जलप्रपात, या फिर इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह गरसप्पा जलप्रपात है। जो कौन सा नदी पर बना हुआ है बाबू? आपका श्रावती नदी पर बना हुआ है, श्रावती नदी पर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हम्पी धरोहर स्थल द्रविड़ स्थापित शैली है। कौन सा स्थापित शैली है? द्रविड़ स्थापित शैली है। कौन? आपका हम्पी में हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी के मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि प्रसिद्ध है। दैट मीन्स कि हम्पी में आपका हजारा मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर है और विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। खजुराहो और कोणार्क में अवस्थित मंदिर नागर शैली का है। जो आपका खजुराहो मंदिर है और जो आपका कोणार्क मंदिर है वह कौन सा शैली में बना है? नागर शैली में बना है। एलोरा में कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर, जो कहाँ पर लोकेटेड है? एलोरा में। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो एलोरा में आपका लोकेटेड है कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। सो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? सो असम में सबसे पहले तेल का कुआं जो खोजा गया था वह डिगबोई में खोजा गया था। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, डिगबोई। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई तेल कारखाना 1909 में स्थापित किया गया। कि जो आपका डिगबोई में तेल कारखाना है कब स्थापित किया गया था? 1909 में। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल कारखाना है। जामनगर कहाँ पर पड़ता है? आपका गुजरात में। ठीक है, मतलब कि निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा तेल संशोधन कारखाना है वह कहाँ पर लोकेटेड है? जामनगर में। सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 ईस्वी में हुई थी। और कौन सा देश ने किया था? यूएसए, अमेरिका ने किया था। ठीक है, और जो तेल औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। जो भी आपके तेल है, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, वह कौन से चट्टानों से प्राप्त होते हैं? औषधि चट्टानों से। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है?
सो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर अवध। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है कि अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, कि अवध को क्या कहा जाता है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। ठीक है, कंपनी के शासन के प्रारंभिक काल में अवध क्षेत्रों से मुख्यतः सैनिकों की भर्ती की जाती थी, कि जब कंपनी का शासनकाल चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय जो सैनिकों की भर्ती होती थी वह अवध से की जाती थी, जिसके कारण बंगाल आर्मी का नर्सरी किसे कहा गया है, अवध को। ठीक है, 1857 के विद्रोह से पूर्व तक अवध क्षेत्रों से अधिक सैनिकों की भर्ती की गई थी। 1857 के विद्रोह में जो आपका गवर्नर जनरल था उस समय वह लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। या जो शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह हुआ 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से आपका शुरू हुआ था। ठीक है, इसका जो तत्कालीन कारण था कि एनफील्ड राइफल का उपयोग किया जाना। एनफील्ड राइफल में जनरली क्या था कि जो आपका काव है, मतलब कि गाय है, और जो आपका सुअर होता था, इसके मांस का उपयोग किया जाता था, इनके चर्बियों का उपयोग किया जाता था, जिनसे क्या होता था कि भारतीय के धार्मिक में आपकी नुकसान होती थी और धार्मिक चेष्टा इससे आपका दिक्कत होता था। चलिए देखते हैं 1857 में सैनिक विद्रोह के बाद पील आयोग। 1857 में जो आपका सैनिक विद्रोह हुआ उसके बाद एक आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग, पील आयोग 1858 में बनाया गया। हाँ, 1857 के विद्रोह का जो आपका सिंबल था वह था आपका रोटी यानी कि चपाती प्लस कमल का फूल। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह आपका 1859 में जाके पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियम से प्राप्त होता है। तो लिटमस किस विलियम से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो होता है आपका लाइकेन विलियम से प्राप्त होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है आपका निष्क्रिय न्यूट्रल, मतलब कि निष्क्रिय लिटमस का जो कलर होता है वह आपका जामुनी कलर होता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है कि लिटमस विलियम लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। हल्दी, लाल गोभी का रस और चुकंदर का रस तीनों अच्छे प्राकृतिक संकेतक होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग आपका जामुनी होता है या आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है अनील। ये से आपका क्या हुआ, एसिड हुआ, और नी से आपका क्या हुआ, नीला लिटमस। क्या हुआ, नीला लिटमस। और ला से क्या हुआ आपका लाल। मतलब एसिड जो होता है नीला लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में। और एसिड जो आपका मिथाइल ऑरेंज को, किसको, मिथाइल ऑरेंज को भी आपका लाल कलर में चेंज कर देता है। चलिए, क्षार फिनोल्फ्थेलिन को गुलाबी कर देता है। अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो आप आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल आप लोगों से स्टडी जीके का पार्ट 5 लेकर। थैंक यू फॉर वाचिंग।